ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक पाकिस्तानी खातून रखशंदा ज़हूर ने 35 साल कबल एक भारतीय शख्स से शादी की थी, लेकिन वो हैरान है कि तब कानूनी तौर से हिंदुस्तानी से शादी के बावजूद उन्हें सालाना बुनियादों पर पाकिस्तानी सफारत खाने से अपने पासपोर्ट और वीज़े की तजदीद करानी पड़ती है। जबकि सीमा हैदर, जो कि गैर कानूनी तरीके से बगैर कागजात के भारत में दाखिल हुई है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। इस खातून का कहना है कि 35 बरस गुजर जाने के बावजूद उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत नहीं दी गई। रखशंदा के शौहर ज़हूर अहमद कहते हैं कि बगैर दस्तावेजात के हिंदुस्तान में दाखिल होने वालों को या तो जेल में होना चाहिए या उन्हें गोलियां लगनी चाहिए, क्योंकि इनको एक कानून वो दिखती है। एक चीज और जानना हमने पहले आगे थे साहब, तो मैं आई थी 2090 में आई थी मैं जी। तो फरवरी में मैं आई थी, 10 फरवरी के ढाई महीने के बाद मुझे वीजा इशू किया था उन्होंने। मतलब आप साथ नहीं आ पाए? क्या वजह क्या थी? वजह तो फिर नेचुरली वो वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई वाकई शादी हुई है या नहीं हुई है। अपनी होती है उनकी, नेचुरली उनका भी वो है, करना पड़ता है उन लोगों को भी। लेकिन ये है कि साथ नहीं आने दिया। जब ये मैं और ये इकट्ठे गए थे तब उन्होंने यही कहा था कि नहीं जी अभी वीजे के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे 2.5 महीने के बाद फिर वीजा इशू किया था उन्होंने। तो उसके बाद तो फिर अब मैं गई हूँ 2020 में गई थी मैं। वजह क्या थी? वजह ये कि मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया था, मेरा आईडी कार्ड खत्म हो गया था। उसके लिए फिर हमें दिल्ली गए, दिल्ली से हमने वहां पे अप्लाई करा तो उन्होंने बोला नहीं जी आपको वहीं पे जाके बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है। वीजा भी मुझे 1 महीने का मिला था। और फिर मैं वाघा बॉर्डर से वहां पे गई थी, तो वापसी के लिए फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे वापस आने के लिए वहां वैसे ही जाना पड़ा। वहां पे पहले नहीं होता था ये सब कुछ, लेकिन अब इन्होंने ज्यादा मतलब मुश्किल कर दी है ये चीजें। आ गई है अपने 4 बच्चों के साथ, अगर ऐसे ही पॉसिबल हो तो हम भी जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कितना पॉसिबल है हम लोगों के लिए। अब उसका सीमा का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कैसी आई कैसे नहीं आई। क्या ये मुमकिन है वैसे? कुछ जैसे वो बताती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी बात में सच बोल रही हैं। अच्छा, बिल्कुल भी सच नहीं बोल रही हैं वो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एकदम से अपना इतना बड़ा डिसीजन कोई भी नहीं लेता लाइफ का, कि वो बिना किसी चीज के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के कैसे पॉसिबल है। और पुलिस और एजेंसीज के साथ हमारा वास्ता रहता है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का तो जो है 2 ही रास्ते हैं, जो क्रॉस करेगा या तो वो बुलेट उसको गोली खाएगा। एक बात, बाई चांस कोई बोला भटका अगर आ जाता है, उसको हमारी जो एजेंसीज हैं बेल्ट फोर्स वाले पकड़ते हैं आफ्टर प्रॉपर इंटेरोगेशन। ये नहीं है कि आज पकड़ा तो 2 छोड़ दिया, दूसरे दिन प्रॉपर इंटेरोगेशन। पहले अपनी वो BSF पकड़ती है, आर्मी पकड़ी, फिर पुलिस है। तो फिर अगर वो लगता है कि ये इनोसेंट है, फिर पाकिस्तान से कंटेक्ट किया जाता, आपका कोई बंदा है तो उसी वक्त उसको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। बिना डॉक्यूमेंट के रह नहीं सकता क्योंकि वो हमारा सिटीजन ही नहीं है। पहली बात है कि हमारा वो सिटीजन नहीं है। बोला हुआ कोई आदमी आ गया, उसको तो वो निकल गया। अब जबकि ये एक नया एक चीज जो है वो दुनिया के सामने आई है, सीमा को लेके। हो सकता है इससे पहले कितने लोग आए हैं, क्या है इसके पीछे क्या, लेकिन एक रास्ता जो है वो लोगों को दिखा दिया गया कि भाई इलीगल इंडिया में घुसने का, कि आप बगैर पासपोर्ट के आप वहां पहुंच जाए, उन कंट्रीज में पहुंच जाए जहां इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, जहां बॉर्डर पे पूछताछ नहीं है। ऐसे कंट्रीज में आप चले जाए, फिर वहां से इंडिया में जैसे मर्जी आ जाए। HI ग्लांस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने डायबिटीज के इंतजामात में बदलता मंजरनामा के मौजू पर श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान हिंदुस्तान में डायबिटीज के लिए मार्केट में नई दवाइयों के बारे में बताया गया और इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल हमीद जरगर, प्रोफेसर शारिक राशिद मसूदी और प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल, डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, प्रोफेसर मोहम्मद हयात भट्ट और डॉक्टर आबिद हुसैन भट्ट मौजूद थे। GM मार्केटिंग रीटा जेसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान में तिबी पेशावर अफराद को तालीम देने के लिए पहल की गई है और इस तरह के प्रोग्राम साल भर मुनक्किद होंगे। द फ्रेटर्निटी जो कश्मीर में हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, अबाउट जो भी चेंजेस डायबिटीज़ में आई हैं, पहले तो ये कितनी आम हो रही है। एक जैसे आज मैं कह रहा था अभी कि जब मैं फिजिशियन बना तो हिंदुस्तान में 1 करोड़ डायबिटिक था। जब मैं प्रोफेसर बना एंडोक्रिनोलॉजी के 2 करोड़ थे।
जब मैं सिक्किम से रिटायर हुआ था 6 करोड़ थे, आज 10 करोड़ हैं। पहले ज़माने में 40-50 पे डायबिटीज़ हुआ करता था, आज तो ये 25-30 से हुआ करता है। सो बहुत अहम है कि इस डायबिटीज़ को टाइम पे डायग्नोज किया जाए और इससे जो बॉडी को नुकसान पहुंचने के चांसेस हैं। अगर डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, जिस्म में जो चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल का, उससे ठीक तरह से ट्रीटमेंट न किया जाए तो उससे चांसेस हैं कि डायबिटीज़ ही नहीं रहेगा, उससे हार्ट डिजीज़ भी होगी। डायबिटीज़ ही नहीं रहेगा, इससे किडनी डिजीज़ भी होगी, इससे आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ता है। आज का सेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज हमने जो सारा रिवाइज किया है, जो सीन है डायबिटीज सिनेरियो जो है आज पूरा रिवाइज हो गया 90s से, जब हमने शुरू किया था ये। और उस वक्त कुछ भी दवाइयाँ नहीं थी, कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ थी, और अभी इतनी दवाइयाँ आई हैं, लेकिन इतना रिसर्च भी हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए ऐसे प्रॉब्लम की बहुत ज़रूरत है। ये हमने आज जान लिया कि डायबिटीज़ एक वबा की सूरत में आ गई है, ख़ासकर इस बड़े सगीर में। उनका जो उन्होंने डाटा बताया 80s में तकरीबन 1 करोड़ थे, तो आज 10 करोड़ हो गए। तो समझे तकरीबन 8% आबादी हिंदुस्तान की डायबिटिक ऑलरेडी बन चुकी है। ये प्योर डायबिटिक है जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है। इसके अलावा प्री डायबिटिक्स हैं और वो पेशेंट्स भी हैं जिनका शुगर ज़्यादा है, पूरे डायबिटिक नहीं बन गए हैं, फास्टिंग शुगर या इम्पेयर्ड शुगर जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ अच्छी बात ये भी है कि नई दवाइयाँ भी आ गई हैं जो इस तकलीफ़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर कि विच टाइप ऑफ ड्रग्स वी आर हैविंग एंड द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आर देयर। तो उसका एक छोटा सा आज एक डॉक्टर्स का हम लोगों ने एक पैनल बुलाया था, उस पर एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने, और उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है आज। और काफ़ी नए डॉक्टर्स भी आए थे जिन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और जो हमारे टॉप लीडिंग एंडोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा आज ज्ञान दिया है डायबिटीज़ के ऊपर। तो आई एम श्योर कि काफ़ी और डॉक्टर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। गाश फाउंडेशन ने कश्मीर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग श्रीनगर में उम्मीद नामी एक खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम का एहतमाम किया, जिसमें कश्मीर भर से सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। स्कॉलरशिप मेरिट के मुताबिक एंट्री टेस्ट करवाकर दी गई थी, क्योंकि इस टेस्ट में शामिल होने वाले तलबा ज्यादातर वो हैं जो प्राइवेट कॉलेज की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि वो मेरिट पर स्कोर करके 70% तक स्कॉलरशिप हासिल करेंगे। बच्चे इसमें से टॉप 30 आएंगे तो हम उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब हमारा ये मोटिव है कि जो मतलब हमारी एनजीओ है ये बेसिकली बनी है स्पोर्ट्स एंड क्या बोलते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो मतलब हमारा मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते, तो हम उनको अपने लेवल पे एक बेस्ट गाइडेंस एंड क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल। हम यहाँ पे आए हैं श्रीनगर में, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है, बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट करें, और साथ में साथ जो हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे हमारे स्कॉलरशिप दी जाती है कॉलेज में। आज मैंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया जिसके जो हर कोर्स के लिए अवेलेबल है, MBBS, BDS, BTech, BSc। तो मैंने MBBS के लिए दिया और मॉडरेट एग्ज़ाम था, मुश्किल नहीं था, इजी था। एक्सपीरियंस था, पहली बार दिया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, पता नहीं होता एग्ज़ाम्स का, पहली बार हो रहा है। 70% स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर MBBS के लिए तो नहीं मिलती। जम्मू के अभिनव थिएटर में फनकारों के एक ग्रुप की तरफ से एक सकाफती तकरीब कलर्स ऑफ जम्मू कश्मीर का इनेकाद किया गया। ये वही पुरवकार तकरीब थी जो श्रीनगर में G20 ममालिक के बैनुल-अक़वामी मंदुबीन के लिए पेश की गई। पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां डाइवर्स ज़बानें और सकाफत है, और इस खजाने से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने इस तरह की सकाफती तकरीब मुनक़िद करने की पहल की। मोरओवर एक
पर्सनल ग्रोथ हुई है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, कैसे रहन सहन है, कैसे उठना बैठना है एक बड़े इवेंट में, इन सब चीज़ों की एक पर्सनल ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से फर्दर हमारी कोई भी फर्दर फील्ड होगी उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ये एक कल्टिवेटिव और कल्चरल एक्सपीरियंस था जिसमें हर एक इंसान को आगे पीछे फॉरेन डेलीगेट से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और ये नॉर्मल इवेंट्स में तो पॉसिबल नहीं है। सो ओवरऑल इन टोटलिटी अपनी पर्सनल ग्रोथ हुई है, एक कम्युनिटी लिविंग हुई है, बाहर जाके कैसा रहन सहन है, एंड इट हैज़ बीन अ टोटल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो एज अ स्टूडेंट जब आप जाते हैं इतनी बड़ी जगह पे, अपने कल्चर को परफॉर्म करते हैं, अपने कल्चर को दर्शाते हैं इतने सारी दुनिया के सामने, तो बहुत अच्छा फील होता है। और वैसे भी टुडेज़ किड्स आर नॉट कनेक्टेड विद देयर रूट्स, तो जब वो रूट्स वाली चीज़ें करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की कला को पहचानते हैं, उन्हें करते हैं, तो उन्हें खुद में एक तरीके का गर्व महसूस होता है, जो बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों में, मुझे जहाँ तक लगता है। और इससे क्या होता है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं और बहुत सारे माता पिता, वो सब इनक्रेज करते हैं ना कि बच्चे और ज्वाइन करें इन चीज़ों को। जब हमने श्रीनगर में किया तो ऑफकोर्स डल लेक के किनारे इतनी सुंदर स्टेज आपने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर बहुत अच्छा था, और ये फिर से हम लेके आए हैं जम्मू वालों के लिए ताकि वो भी देख सकें। तो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, एक नई अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने बेखूबी से निभाया, सिर्फ मैंने नहीं पूरी टीम ने, कलेक्टिव वर्क रहा सबका। और आज हम वही परफॉर्मेंस जो है जम्मू वासियों के लिए सामने लेकर आए हैं कि ताकि वो भी इंजॉय कर सके, उनको अपने कल्चर के बारे में पता चल सके कि हमारे कल्चर के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने जाए तो कितना डाइवर्सिटीफुल जो है हमारा स्टेट है, ये यूटी है। कश्मीर जाके भी हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। जैसे कि डिफरेंट वहाँ पे कश्मीरी गर्ल्स भी थी, उनके साथ हमने बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी मिलकर हमें। बाकी अपने जो हमने डांस परफॉर्मेंस की जो G20 में की, हमने आज सेम यहाँ पे भी करनी है परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। ये गुलदस्ता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम का टाइटल रखा कलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो कलर्स दिखाए, इतने भिन्न रंग किसी के नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पूरे जम्मू कश्मीर की, जिसको मैं कल्चरल एक स्टेटमेंट के तौर पे मैंने इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स थे पूरी दुनिया के जो आए थे G20 कश्मीर में, उन्होंने देखा। हमने कहा कि अगर कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ, तो जम्मू वाले भी अगर देख लें तो अच्छा है। जिला रियासी के जेज बगली इलाके में रहने वाले एक गरीब शख्स के बच्चे को बीमारी की वजह से अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद मरीज को रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से जम्मू रेफर कर दिया गया था। हम रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। जम्मू में बच्चे को मुर्दा करार दिया गया। बाद में एम्बुलेंस ने लाश को जिला अस्पताल रियासी पहुंचा दिया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों का कहना है कि हुकाम ने उन्हें लाश एम्बुलेंस में घर मुंतकिल करने से मना कर दिया। गुजारिश करने पर भी उनसे ताउन नहीं किया गया। उन्होंने लापरवाह हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मेरे बच्चे की डेथ होगी सुला पार्क में जाते। मैंने इनको बोला कि आप वापस करिए एम्बुलेंस, वापस रियासी हॉस्पिटल तक हमें छोड़िए, मेरी गाड़ी वहाँ है, जो ऊपर से मैं स्पेशल करके आया हूँ, गरीब आदमी, आने जाने का उसको किराया दिया है मैंने, वो मुझे लेके भी चला जाएगा। मेरा बच्चा अब जम्मू ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना अनमानी करके इनने ज़बरदस्ती मेरे से अनमानी करके इनने आगे ड्राइवर को बोला कि फौरी तौर जम्मू बचाइए, इनको जम्मू से ही रिलीज़ मिलेगा। जब जम्मू में पहुंचे तो CMO साहब लगे करने के बच्चे की डेथ हो गई है, 2 किलोमीटर पे डेथ हुई है। आपको किसने बोला कि डेड बॉडी को इधर लाने के लिए? नहीं जी, मारा ये होता है। फिर उस टाइम रोने करलाने लगते हैं, फिर गाड़ी को छोड़ के हमें भागते हैं कि जो है कंडीशन जो है ख़राब होती है। हम वहाँ पे PSC जीत जाते हैं, वहाँ पे स्टॉप नहीं होता है। वहाँ से जब हम प्राइवेट एक गाड़ी करके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर बच्चे को सिर्फ 5-6 मिनट के लिए अंदर रखा, अपनी फार्मेलिटी की और यहाँ से बच्चे को निकालने की कोशिश की। और जब सुल्ला के अंदर बच्चा चला गया और बच्चे की डेड हो गया बच्चा, और हमने कहा भी, इन्होंने आपस में जाके बात की कि बच्चा ख़त्म हो चुका है, ताकि इन पेशेंट को पता ना चले, क्योंकि हमें समझते हैं कि इनको बिल्कुल पता ही नहीं है। मगर वहाँ से ये जम्मू लेकर गए, अगर जम्मू ना ले जाते आज इस वक्त मैं घर में होता।